ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता, ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता में हम मौजूद हैं। सबसे बड़ी रैली की कवरेज आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर। जी हाँ, मैं पहले आपने देखा कुछ देर पहले हम विक्टोरिया मेमोरियल पर थे और हमारे साथी यहां पर मौजूद थे। वहां से चलकर अब हम ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं। यतेंद्र यहां मेरे साथ मौजूद हैं, अरुण सिंह अंदर हैं यहां इस भीड़ में, आशिका है, अमित सिंह है। आप मैदान देख रहे हैं, ये इतना बड़ा मैदान जिसमें कहा जाता है कि 10 लाख लोग आ सकते हैं, 10 लाख लोग आ सकते हैं। 2 बजे का टाइम है और अभी आप देखिए अभी 10:30 बजे और कितने लोग अभी से जुट चुके हैं, कितनी जनता, कितने कार्यकर्ता अभी से जुट चुके हैं। एक ऐसा मैदान जिसकी चुनावी रैलियों को ऐतिहासिक कहा जाता है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि कैमरे से तो आप फिर भी देख पा रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए जहां मैं यहां खड़ा हूं ये मंच के पास का इलाका है और यहां से इस मैदान का दूसरा छोर नहीं दिख रहा है, दूसरा छोर नहीं दिख रहा है। ये जितने सारे सर दिख रहे हैं, इतने सारे जो सर दिख रहे हैं उनका आखिरी सर पीछे तक का नहीं दिख रहा है। ये कैमरे से आपको जूम करके फिर भी दिखा सकते हैं। यतेंद्र यहां पर मौजूद हैं। यतेंद्र, हम भी यहां पर जब मैदान में पहुंचने लगे थे तो पहुंचते हुए ही दिख रहा था कितनी भीड़ पहुंच रही है। देखिए बिल्कुल, और शायद मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि जो बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, ये जो लहरा रहे हैं हवा में, ये हवा किस तरफ जाएगी इसी का खेल है। और ये माहौल इसी वजह से बनाया जाता है कि हवा लहराती रहे और हवा के झोंके में पूरी जनता जो जिस विचारधारा की बात बीजेपी कर रही है, जिस धारा में बहने की बात कर रही है, जनता भी उसी हवा में बहती जाए। और ये माहौल बनाने का काम जो मेगा रैली आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, ये उसी के लिए है कि एक बार यहाँ से हवा बह जाएगी तो पूरे कोलकाता में बहेगी। देख रहे हैं आप हवा, देख रहे हैं आप हवा, जिस हवा में ये लहरा रहे हैं भगवा झंडे, बीजेपी के झंडे, कुछ जय श्री राम लिखे हुए झंडे हैं, कुछ पे पवन पुत्र हनुमान बने हुए हैं और ये पूरा माहौल यहां पर बना हुआ है। अभी कैमरे से हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि कैमरा इस तरफ है, लेकिन मंच जो है बिल्कुल कैमरे के पीछे हैं, जहां मैं खड़ा हूं इसके यहां सामने कैमरा है और कैमरे के पीछे मंच है। और मंच 3 है, एक मुख्य मंच है जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद रहेंगे और उसके अगल बगल 2 मंच है। एक मंच पर ऑर्केस्ट्रा है, वहां से गाना शुरू हो चुका है, वो माहौल बन रहा है। दूसरे मंच पर और अन्य प्रदेश स्तर के नेता होंगे और मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बाकी सब बड़े नेता होंगे, जिनमें मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी कहा जा रहा है कि वो भी मुख्य मंच पर हो सकते हैं। तो वो सब होगा 2 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन अभी 10:30 बजे ही यही दिख रहा है। ये अपार जनसमूह आप देख रहे हैं, ये बैंड की आवाजें आप सुन रहे हैं और इसी माहौल में कहीं आशिका हैं, कहीं अमित सिंह हैं, कहीं अरुण सिंह हैं। अरुण के पास चलते हैं। अरुण, कहाँ हैं आप? इधर रुको, कहाँ जा रहे हो? सबसे पहले किशोर, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक हनुमान जी हैं। हनुमान जी, आप किसके हनुमान हैं? मैं श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का मैं हनुमान हूँ और मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जहाँ जहाँ पूरे भारत में जाते हैं, मैं इसी रूप में साक्षी बनता हूँ। क्या आप यहाँ देखने आए या दिखाने आए, क्या है? मैं देखने नहीं, यहाँ की हुजूम जो देखा, यहाँ की जनताओं का जो प्यार देखा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये प्रधानमंत्री की फोटो, आप तो बेगूसराय के हैं, आप कलकत्ता में क्या कर रहे हैं? मैं आया हूँ प्रधानमंत्री जी के जहाँ जहाँ पूरे भारत में सभा होती है, मैं इसी रूप में साक्षी बनता हूँ। इस गधे से क्या होगा? इस गधा का क्या उपयोग होगा? गधा का काम है नमो नमो लिखा है, जय श्री राम लिखा है और ये गधा का काम यही है कि गधा पे सबको भरोसा रहता है। यहाँ तो आपने कमल सर के ऊपर रखा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो कमल अभी खिला नहीं, सिर्फ 3 ही विधायक हैं। हाँ, इसलिए 3 विधायक तो है, एमपी की संख्या जो है बढ़ के आधे के आसपास आ गए हैं। और 2019 में तो झांकी था और 2021 में बहुत कुछ बाकी है। आप बताइए, आप तो बड़ा एक प्रतिनिधित्व करती हैं महिला वर्ग का। ममता बनर्जी महिलाएं, वो कहती हैं कि महिलाएं मेरे साथ हैं। महिलाएं क्या बीजेपी के साथ हैं? बीजेपी के साथ बिल्कुल है, महिला उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। और वो एक नारी होने के बाद भी बंगाल में जो नारी की दुर्दशा हुई है वो सबके सामने है और नारी बीजेपी के साथ में है। और जी, तो अरुण यहाँ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं अरुण इसी भीड़ में मौजूद हैं, इसी जनसमूह में मौजूद हैं, इसी जनता के सागर में मौजूद हैं। सागर उसको कहा जाता है जिसका एक छोर से दूसरा छोर न दिखे और ब्रिगेड परेड ग्राउंड की चुनावी रैलियों में यही होता है जो हम बार बार कह रहे हैं। अगर आपने चुनावी रैलियां देखनी है,
अगर उनका साक्षी बनना है तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड की चुनावी रैली देखिए। अभी मंच पे मैं देख पा रहा हूं, अभी कैमरा नहीं दिखा पाएगा क्योंकि पीछे मंच पे कैलाश विजयवर्गीय पहुंच चुके हैं। वो निरीक्षण कर रहे हैं मंच की पूरी तैयारियों का। पूरा यह आयोजन कैलाश विजयवर्गीय ही पूरा संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आने में भी काफी वक्त है, लेकिन मंच पर सारी तैयारियों का अभी निरीक्षण कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। माइक की टेस्टिंग हो रही है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे। बगल के मंच पर ऑर्केस्ट्रा है, वहां से गीत संगीत बज रहा है और ये अपार जनसमूह। बार बार हम कह रहे हैं, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आशिका के पास चलते हैं। आशिका, आप क्या देख रही हैं? स्लोगन सुनाने जा जो हर जगह गूंज रहा है और आज ब्रिगेड परेड युवा वर्ग है। क्या ब्रिगेड परेड ग्राउंड से भी खेला होगा और ये टीएमसी का बताने का तरीका था कि ये लोग वोटिंग नहीं होने देंगे, वोट में गेम करेंगे, वोट में रिगिंग करेंगे, करप्ट करेंगे। लेकिन ईसीआई ने बहुत अच्छी टीम आई। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। मोदी तो जरा हो जाए खेला होबे का स्लोगन। खेला होबे 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 हावड़ाए खेला होबे खेला होबे हावड़ाए खेला होबे खेला होबे कोलकाता खेला होबे खेला होबे नंदीग्रामे खेला होबे खेला होबे कालीघाटे खेला होबे। ये बताओ, नंदीग्राम में खेला होगा? ममता बनर्जी से हार तो नहीं जाएंगे शुभेंदु अधिकारी? जनता त्रस्त है, परेशान है। 11 साल का दुशासन है, लोगों के ऊपर अत्याचार है और जुल्म है। ममता दीदी हार रही है, बहुत बुरी तरह से हार रही है। अपना घर छोड़ के वहां लड़ने। अच्छा, मेरे साथ एक युवा है जो बाहुबली मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बाहुबली। मैं इनको मौका दूंगी, चलिए गाना सुनाइए। जटा कटाह संभ्रमा भ्रमं निलिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम मम। कौन है वो कहां से वो आया, चारों दिशा। आशिका ये इन लोगों के साथ यहाँ मौजूद, युवाओं के साथ मौजूद और गीत संगीत के साथ पूरा माहौल। जो कह रहे हैं ना, बार बार टीएमसी ने कहा और बीजेपी का जवाब आया कि खेला हो बे, वो खेला हो रहा है। अमित सिंह भी यहीं मौजूद हैं, हमारे अपने साथी, हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं, यतेंद्र, अरुण, अमित, आशिका, हम सब लोग। लेकिन एक दूसरे को देखने की बात तो छोड़िए, ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हम सब लोग किस किस छोर पर हैं। अमित के पास चलते हैं। अमित, कहाँ हैं आप, कहाँ पहुंचे? जी हाँ, बिल्कुल एकदम अलग दूसरे छोर पे मैं मौजूद हूँ और मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ। इससे पहले आपको बताऊँ, मौसम गर्म है, टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है। अब लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर डटे हुए, लोगों का टेम्परेचर भी यहाँ बहुत हाई है। लोग जो है लगातार इस ग्राउंड पे पहुँच रहे हैं। लोग जो है लगातार स्लोगन रेज कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में, मौसम बहुत गर्म है यहाँ पर और यहाँ पर अमित, मैं रोक रहा हूँ आपको। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आने से पहले जन औषधि दिवस पर बोल रहे हैं, चलिए उनको सुनते हैं। और जो चर्चा हुई है उसमें स्पष्ट है कि ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ 2.5 रुपये में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य, उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। इसी तरह जन औषधि जननी इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी पोषण और सप्लीमेंट्स भी
अब जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही चला रही है। यानी जन औषधि योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है। भाई और बहनों, इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले देशवासियों तक सस्ती दवा देने में भी मदद मिल रही है। आज भी जब 7500वें केंद्र का 75वें केंद्र का लोकार्पण किया गया है तो वो शिलांग में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में जन औषधि केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है। साथियों, 7500 के पड़ाव तक पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 साल पहले तक देश में ऐसे 100 केंद्र भी नहीं थे और हम हो सके उतना जल्दी तेजी से 10,000 का टारगेट पार करना चाहते हैं। मैं आज राज्य सरकारों से, विभाग के लोगों से एक आग्रह करूंगा। आजादी के 75 साल हमारे सामने महत्वपूर्ण अवसर है। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि देश के कम से कम 75 जिले ऐसे होंगे जहां पर 75 से ज्यादा जन औषधि केंद्र होंगे और वे आने वाले कुछ ही समय में हम कर देंगे। आप देखिए कितना बड़ा फैलाव बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से उसका लाभ लेने वालों की संख्या का भी लक्ष्य तय करना चाहिए। अब एक भी जन औषधि केंद्र ऐसा न हो कि जिसमें आज जितने लोग आते हैं उसकी संख्या 2 गुनी 3 गुनी न हो। इन 2 चीजों को लेकर के हमने काम करना चाहिए। एक काम जितना जल्दी होगा देश के गरीबों को उतना ही लाभ होगा। ये जन औषधि केंद्र हर साल गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों में के लगभग 3600 करोड़ रुपए बचा रहे हैं और ये रकम छोटी नहीं है जो पहले महंगी दवाओं में खर्च हो जाते थे। यानी अब इन परिवारों के 3600 करोड़ रुपए परिवार के अच्छे कामों के लिए और अधिक उपयोगी होने लगे हैं। साथियों, जन औषधि योजना का तेजी से प्रसार हो, इसके लिए इन केंद्रों का इंसेंटिव भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और पूर्वोत्तर के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का इंसेंटिव अलग से दिया जा रहा है। ये पैसा उन्हें अपना स्टोर बनाने, उसके लिए जरूरी फर्नीचर वगैरह लाने में मदद करता है। इन अवसरों के साथ ही इस योजना से फार्मा सेक्टर में संभावनाओं का एक नया आयाम भी खुला है। भाई और बहनों, आज मेड इन इंडिया दवाइयां और सर्जिकल्स की मांग बढ़ी है। मांग बढ़ने से प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। इससे भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब 75 आयुष दवाएं, जिसमें होम्योपैथी होती है, आयुर्वेद होता है, उसको भी जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया गया है। आयुष दवाएं सस्ते में मिलने से मरीजों का फायदा तो होगा ही, साथ ही इसमें आयुर्वेद और आयुष मेडिसिन के क्षेत्र को भी
बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, लंबे समय तक देश की सरकारी सोच में स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी और इलाज का ही विषय माना गया, लेकिन स्वास्थ्य का विषय सिर्फ बीमारी से मुक्ति इतना नहीं है और इलाज तक भी सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के पूरे आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है। जिस देश की आबादी, जिस देश के लोग, पुरुष हो, स्त्री हो, शहर के हो, गांव को हो, बुजुर्ग हो, छोटे हो, नौजवान हो, बच्चे हो, वो जितने ज्यादा स्वस्थ होते हैं उतना वो राष्ट्र भी समृद्ध होता है। उनकी ताकत बहुत उपयोगी होती है, देश को आगे बढ़ाने में, ऊर्जा बढ़ाने में काम आती है। इसलिए हमने इलाज की सुविधा बढ़ाने के साथ ही उन बातों पर भी जोर दिया है जो बीमारी की वजह बनती है। जब देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, जब देश में करोड़ों शौचालयों का निर्माण होता है, जब देश में मुफ्त गैस कनेक्शन देने का अभियान चलता है, जब देश में आयुष्मान भारत योजना घर घर पहुंच रही है, मिशन इंद्रधनुष हो, पोषण अभियान चला, तो इसके पीछे यही सोच थी। हमने हेल्थ को लेकर टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक संपूर्णता की सोच के साथ एक होलिस्टिक तरीके से काम किया। हमने योग को दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है और बड़े चाव से मना रही है, जी जान से मना रही है। आप देखिए कितने बड़े गर्व की बात होती है जब हमारे काढ़े, हमारे मसालों, हमारे आयुष के समाधानों की चर्चा करते हैं से पहले जो कभी हिचकते थे वो आज गर्व के साथ एक दूसरे को कहते हैं ये लीजिए। आजकल हमारी हल्दी का एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया है कि कोरोना के बाद दुनिया को लगा है भारत के पास तो बहुत कुछ है। आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है, हमारी परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन का लोहा मानने लगी है। हमारे यहां खाने में जो चीजें कभी बहुत उपयोगी होती थी, जैसे रागी, कोरा, कोदा, जवार, बाजरा, ऐसे दर्जनों मोटे अनाजों की हमारे देश में समृद्ध परंपरा है। जब पिछली बार मैं कर्नाटका का मेरा प्रवास था तो हमारे वहां के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी ने मोटे अनाज का एक बहुत बड़ा शो रखा था और इतने प्रकार के मोटे अनाज जो छोटे छोटे किसान पैदा कर, उसकी कितनी पौष्टिकता है, बड़ा अच्छे से उन्होंने उसको प्रदर्शित किया था। लेकिन हम जानते हैं इन पौष्टिक अनाजों को देश में उतना प्रोत्साहन नहीं किया गया। एक प्रकार से ये तो गरीबों कहाँ है, ये तो जिसके पास पैसे नहीं वो खाता, ये मानसिकता बन गई थी। लेकिन आज अचानक स्थिति बदल गई है और स्थिति बदलने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है। आज मोटे अनाजों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि अब भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की भी घोषित किया है। ये मोटा अनाज मिलेट्स पर फोकस से देश की पौष्टिक अन्न भी मिलेगा और हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी। और अब तो 5 स्टार होटल में भी लोग ऑर्डर करते समय कहते हैं कि हमें वो मोटे अनाज की फलानी चीज खानी है। धीरे धीरे, क्योंकि सबको लगने लगा है कि एक मोटा अनाज शरीर के लिए बहुत उपयोगी है और अब तो यूएन ने माना है, दुनिया ने माना है। 2023 में पूरी दुनिया एक वर्ष के रूप में उसको मनाने वाली है और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे छोटे किसानों को होने वाला है, क्योंकि मोटा अनाज वहीं पैदा होता है, वही लोग मेहनत करके निकालते हैं। साथियों, बीते वर्षों में इलाज में आने वाले हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इलाज को हर गरीब तक पहुंचाया गया है। जरूरी दवाओं को, चाहे हार्ट स्टेंट्स की बात हो, नी सर्जरी से जुड़े हुए उपकरणों की बात हो,
उस कीमतों को कई गुना कम कर दिया गया है। इससे लोगों को सालाना करीब 12,500 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। आयुष्मान योजना से देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। इसका लाभ अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ले चुके हैं। अनुमान है कि इससे भी लोगों को करीब 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी जन औषधि, आयुष्मान, स्टेंट और अन्य उपकरणों की कीमत घटने से हो रही बचत को अगर हम जोड़ें, सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों की मैं बात कर रहा हूं, तो आज मध्यम वर्ग का, सामान्य परिवार का करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया हर साल बच रहा है। साथियों, भारत दुनिया की फार्मेसी है, ये सिद्ध हो चुका है। दुनिया हमारी जेनरिक दवाएं लेती है, लेकिन हमारे यहां ही उनको एक प्रकार से उदासीनता रही, प्रोत्साहित नहीं किया गया। अब हमने उस पर बल दिया है। हमने जेनरिक दवाओं पर जितना जोर लगा सकते हैं लगा, ताकि सामान्य मानवी का पैसा बचना चाहिए और बीमारी भी जानी चाहिए। कोरोना काल में दुनिया ने भी भारत की दवाओं की शक्ति को अनुभव किया है। यही स्थिति हमारी वैक्सीन इंडस्ट्री की थी। भारत के पास अनेक बीमारियों की वैक्सीन बनाने की क्षमता थी, लेकिन जरूरी प्रोत्साहन की कमी थी। हमने इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया और आज भारत में बने टीके हमारे बच्चों को बचाने के काम आ रहे हैं। साथियों, देश को आज अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है कि हमारे पास मेड इन इंडिया वैक्सीन अपने लिए भी है और दुनिया की मदद करने के लिए भी है। हमारी सरकार ने यहां भी देश के गरीबों का, मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। आज सरकारी अस्पतालों में कोरोना का फ्री टीका लगाया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में दुनिया में सबसे सस्ता